हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत लूथर हाल्सी गुलिक के बारे में। तो जो लूथर हाल्सी गुलिक थे, ये लोक प्रशासन के जाने माने विद्वान हैं और लोक प्रशासन के क्षेत्र में शास्त्रीय सिद्धांत में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं लूथर हाल्सी गुलिक को। और जो लूथर हाल्सी गुलिक थे, तो इनका एक मैं आपको जीवन परिचय बताता हूँ। इसके बाद में इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो पहले इनका सामान्य जीवन परिचय आप देखिए। तो लूथर हाल्सी गुलिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लूथर गुलिक के नाम से जानते हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1892 ईस्वी की बात है। तो 1892 में ओसाका, जो कि जापान में आता है, और यहाँ इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से शिक्षा प्राप्त की थी, ये आपको याद रखना होगा। और इसके बाद फिर सन 1914 ईस्वी में गुलिक ने ओवरलिन कॉलेज से स्नातक की उपाधि धारण की थी, या ग्रेजुएशन इन्होंने किया था। इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल फॉर पब्लिक सर्विस में इन्होंने अध्ययन किया था, और 1920 ईस्वी में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। और 1920 में ही गुलिक न्यूयॉर्क स्थित ब्यूरो ऑफ म्यूनिसिपल रिसर्च से जुड़े रहे, और 1921 से यह ब्यूरो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाने लगा था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर 1939 ईस्वी में डिलिट एवं सन 1954 में एलएलडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गुलिक ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी सेवाएं दी थी। तो ये आपको इसमें याद रखना होगा। अब इसके बाद में आगे देखिए, इसमें लूथर गुलिक सन 1931 में तो प्रेसिडेंट कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इस समिति के ये सदस्य नियुक्त हुए थे, और इसी को ब्राउनलो समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक ब्राउनलो कमेटी के सदस्य कब बने थे? तो ये 1931 की बात है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में सन 1931 से 1942 तक, ठीक है, तो 1931 से 1942 तक लूथर गुलिक ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था। ठीक है, तो उस समय इनको कहा जाता है, जिस प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया है, तो एटन प्रोफेसर ऑफ म्यूनिसिपल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पद पर इन्होंने कार्य किया था, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर सन 1954 से 1956 तक लूथर गुलिक ने न्यूयॉर्क शहर के प्रशासक पद पर कार्य किया था, और इसके बाद लूथर गुलिक न्यूयॉर्क में ही लोक प्रशासन संस्थान के प्रमुख अधिकारी भी बन गए थे। तो ये किस पद पर रहे थे? तो निदेशक के पद पर इन्होंने कार्य किया था। फिर इसके बाद में सन 1961, तो 1961 ईस्वी में लूथर गुलिक इस संस्थान के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, और 1962 से 1982 तक इस संस्थान के अध्यक्ष भी रहे थे। फिर इसके बाद में इनका निधन कब हो जाता है? तो इनका निधन आपको याद रखना है 1993 में वाल्डन वर्मोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में लूथर गुलिक का निधन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ये इनका सामान्य जीवन परिचय हमने आपको बताया है। अब इसके बाद देखिए इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी और इन्होंने कुछ लेख लिखे थे, उसके बाद में आपको इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगा। तो लूथर गुलिक के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इनकी पुस्तकों में देखिए, इवोल्यूशन ऑफ द बजट इन मैसाचुसेट्स, 1920 में उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। फिर इसके बाद में अगली पुस्तक का नाम है, इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रेंड, तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी अधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। और यह पुस्तक जो लिंडल उर्विक थे, तो लिंडल फाउनस उर्विक और लूथर हाल्सी गुलिक, ये दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा था, जिसका नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, 1937 में लिखी गई थी। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक दोनों ने मिलकर किस पुस्तक को लिखा था? तो ये इनकी
सम्मिलित पुस्तक है, दोनों ने मिलकर इसको लिखा था। फिर इसके बाद में अगले पुस्तक का नाम आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो यह 1948 में लिखी गई थी। फिर इसके बाद में अगली पुस्तक है इनकी अमेरिकन फॉरेस्ट पॉलिसी, 1951 में यह पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा। इसके बाद फिर अगली पुस्तक आती है कि द मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज़, तो ये इनकी पुस्तक 1962 में प्रकाशित होती है। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है फ्रेंड। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी, ये 2nd नंबर की बुक बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है और एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए इनके द्वारा कुछ लिखे गए लेख हैं, तो इनके द्वारा कुछ लेख लिखे गए हैं। तो इन लेखों में पहला लेख देखिए, नेक्स्ट स्टेप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद में दूसरा है हु आर वी टू बिलीव। इसके बाद फिर अगला लेख इनका आता है कि द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगले इनके लेख का नाम है टुडे एज गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर। फिर इसके बाद में अगला इनका लेख का नाम आता है टाइम्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इनके द्वारा कुछ लिखे गए लेख थे फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, इन दोनों के द्वारा कुछ लेख लिखे गए थे। तो दोनों के सम्मिलित लेख कौन कौन से होते हैं, तो पहला लेख देखिए इनका प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। फिर इसके बाद में अगला लेख आता है इनका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद में अगला लेख है इनका दोनों का नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनके प्रसिद्ध लेख हैं और ये सिर्फ लूथर गुलिक के लेख थे फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लूथर गुलिक के लेख, तो ये हैं। और अगर पूछे कि लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक दोनों ने मिलकर जो लेख लिखे थे, तो उनके नाम आपको याद रखना होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लूथर गुलिक का योगदान। तो लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखिए इसमें योगदान के बारे में, तो लूथर गुलिक के प्रशासनिक विचार पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में यह पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक का अध्याय जिसका नाम है नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इनके विचार वर्णित किए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो इनके विचारों में पहला विचार देखिए प्रशासनिक प्रबंध के बारे में। तो प्रशासनिक प्रबंध के बारे में लूथर गुलिक क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, इन दोनों ने मिलकर कहा था, इन दोनों का चिंतन था कि सैन्य प्रशासन और लोक प्रशासन में कार्य करने के पश्चात जिस धारणा का विकास हुआ था, तो इसमें उन्होंने कहा था कि संगठन में या कोई भी संगठन होता है तो उसमें कुशलता और अनुशासन का होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद फिर प्रशासन को विज्ञान मानने वाले लूथर गुलिक, याद रखना फ्रेंड, तो लोक प्रशासन को इन्होंने क्या माना है, विज्ञान माना है। तो इसमें इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन के नियम भले ही प्रशासनिक अधिकारी को यह नहीं बता सके कि किसी विषय पर क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, परंतु यह नियम या यह सिद्धांत उस अधिकारी का मार्गदर्शन जरूर करते हैं। ये लूथर गुलिक ने कहा है फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें, तो प्रशासनिक प्रबंध की वैज्ञानिक रचना करने के लिए गुलिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें गुलिक कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिल्पकार मतलब क्राफ्टमैन, तो जिस प्रकार शिल्पकार की कला अनुभव तथा कारीगरी को देखकर अनुभविक अवलोकन तथा लंबे समय तक विश्लेषण करने के बाद ही अभियांत्रिकी जैसे विज्ञान विकसित हुआ था, ठीक उसी प्रकार प्रशासकों के अनुभव से ही प्रशासन का विज्ञान विकसित हो जाएगा। ये इन्होंने कहा था लूथर गुलिक ने। तो लूथर गुलिक प्रशासन को विज्ञान मानते थे। आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिए, तो प्रशासन को परिभाषित करते हुए लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। और लूथर गुलिक तथा लिंडल उर्विक दोनों ही लोक प्रशासन में निजी प्रशासन में भेद नहीं मानते। याद रखना आपको, तो दोनों प्रशासन मतलब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। ठीक है, तो लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, तो लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक ये दोनों ही प्रशासन मतलब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानते। इनका कहना है कि दोनों ही प्रशासन समान होते हैं। इसके बाद फिर
लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए लूथर गुलिक कहते हैं कि सामान्यतः लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर इसके कार्यपालिका पक्ष से संबंधित होता है। यद्यपि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका भी प्रशासकीय कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो सकती है। ठीक है, और इसलिए लूथर गुलिक लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। 3 नंबर में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक लोक प्रशासन के किस सिद्धांत के या किस दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो ये संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है संगठन के सिद्धांत। तो लूथर गुलिक शास्त्रीय सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत के प्रबल समर्थक रहे हैं और जिस प्रकार हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे तो उन्हीं से प्रभावित होकर लूथर गुलिक ने भी 10 सिद्धांत दिए हैं। तो ये 10 सिद्धांत कौन कौन से हैं देखिए इसमें। तो पहला होता है कार्य विभाजन या विशेषीकरण। तो इनका भी कहना था कि विभाग में या किसी भी संगठन में हर कर्मचारी का अलग अलग कार्य होना चाहिए। तो जो भी कार्मिक होते हैं जब ये अलग अलग कार्य करेंगे तो ये अपने कार्य के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है विभागीय संगठनों के आधार। तो विभागीय संगठनों के आधार कौन कौन से होते हैं, तो इस पर आधारित इन्होंने 4 Ps का सिद्धांत दिया था। अब 4 Ps का सिद्धांत क्या है ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। फिर इसके बाद में अगला आता पद सोपान के द्वारा समन्वय। तो इन्होंने कहा था कि पद सोपान के माध्यम से अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच में समन्वय किया जाना चाहिए। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है सचेत समन्वय, मतलब समन्वय इनमें होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला है कि समितियों के द्वारा समन्वय। तो समन्वय समितियों के द्वारा भी किया जाना चाहिए। समन्वय के अगर अभाव होगा, अगर ठीक से संगठन में समन्वय नहीं होगा तो कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए इन्होंने समन्वय पर भी विचार व्यक्त किया था। इसके बाद फिर विकेंद्रीकरण पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो इनका यह मानना था कि अगर किसी एक पदाधिकारी के हाथ में ज़्यादा शक्ति होगी तो हो सकता है कि वो निरंकुशता को बढ़ावा दे और हो सकता है कि ज़्यादा विकास भी न हो, इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। तो जब विकेंद्रीकरण होगा तो निचले स्तर पर भी जो संगठन है उन्हें निर्णय लेने का अधिकार होगा और इससे पहल की क्षमता बढ़ती है, पहल शक्ति बढ़ती है। इसमें फिर जो भी अधीनस्थ होते हैं उनमें हम की भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद में उनका व्यवहार सौहार्दपूर्ण बनता है और इसके कारण फिर विकास भी तेजी से होता है। तो ये मानना था इनका लूथर गुलिक का। इसके बाद फिर अगला सिद्धांत आता है आदेश की एकता। ठीक है, तो आदेश की एकता के भी समर्थक रहे हैं। तो मतलब इनका कहना था कि आदेश देने वाला कोई एक होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है प्रत्यायोजन। तो प्रत्यायोजन मतलब कि जो भी उच्चाधिकारी है तो वह अपने अधीनस्थ को कुछ कार्य तथा शक्तियां सौंप सकता है, इसे ही प्रत्यायोजन कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है सूत्र एवं स्टाफ। तो सूत्र एवं स्टाफ, इनको लाइन एंड स्टाफ कहा जाता है। तो ये जो 2 शब्दावली होती है ये मुख्य रूप से सेना से ली गई है। ठीक है, अब जो सैन्य शासन होता है तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रसद सामग्री पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे इसमें सैनिक होते हैं जो सीधे वहां पर युद्ध क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो जो सामग्री पहुंचा रहा है वह स्टाफ है और जो सीधे कार्य कर रहा है वह सूत्र होगा। तो ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया था सूत्र एवं स्टाफ का। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नियंत्रण का क्षेत्र। तो इन्होंने कहा था कि कितने व्यक्ति पर एक नियंत्रण करने वाला नियंत्रणकर्ता होना चाहिए। तो इन्होंने भी फिर बताया था नियंत्रण के क्षेत्र के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कि कार्य विभाजन। तो लूथर गुलिक ने कार्य विभाजन को संगठन का प्रमुख आधार बताया है और इन्होंने कहा है कि विभाजन संगठन की बुनियाद होती है, क्योंकि संगठन को बनाने के पीछे कोई ना कोई एक आधार अवश्य होता है। और लूथर गुलिक ने इस संदर्भ में 4 Ps का सिद्धांत दिया है। तो 4 Ps आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो 4 Ps सिद्धांत या विभागीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया है जो इस प्रकार है। तो देखिए इसमें इनका 4 Ps का सिद्धांत क्या बोलता है। तो 4 Ps के सिद्धांत के अंतर्गत मतलब 4 Ps मतलब 4 P और 4 P से मतलब क्या है, तो
तो 4P से मतलब होता है पहला पर्पस, और पर्पस का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है? कार्य या उद्देश्य। तो जो इन्होंने लूथर गुलिक ने 4Ps का सिद्धांत दिया है, तो 4Ps मतलब 4 टाइम P, 4 बार P, तो P से क्या बनेगा? पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, तो पहला जो हमने बताया आपको, तो फर्स्ट P का फुल फॉर्म हो जाता है पर्पज, जिसको हिंदी में कहा जाएगा कार्य या उद्देश्य। इसका विस्तृत रूप में आपको आगे बता रहा हूं। फिर दूसरा होता है प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रक्रिया। फिर इसके बाद में थर्ड P का मतलब होता है पर्सन, ठीक है, और इसका अर्थ हो जाता है व्यक्ति। और फिर जो लास्ट P का फुल फॉर्म हो जाता है प्लेस, और इसका हिंदी अर्थ हो जाता है क्षेत्र, स्थान, क्षेत्र या स्थान। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक ने जो 4Ps का सिद्धांत दिया था, तो उसका पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा 4Ps। ठीक है, अब इसके बाद में पहला इनका सिद्धांत देखिए, कार्य, उद्देश्य या पर्पस। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य पर आधारित संगठन की चर्चा इन्होंने की है। तो इन्होंने कहा कि जब उद्देश्य को आधार बनाकर संगठनों का विभाजन किया जाता है, तो वह उद्देश्य आधारित संगठनों का पर्याय होता है, और सरकार के संगठन किसी प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही निर्मित किए जाते हैं या उन्हें स्थापित किया जाता है। उद्देश्य का तात्पर्य उस मुख्य लक्ष्य, कार्य या सेवा से है जिसे वह संगठन प्राप्त करना चाहता है या उसे पूर्ण करना चाहता है या संपन्न करना चाहता है। ठीक है, और भारत में जैसे प्रतिरक्षा, शिक्षा, परिवहन, संचार तथा रेलवे विभाग इसी पर आधारित संगठन है। तो इनका गठन या इनकी स्थापना या इनका निर्माण एक विशेष उद्देश्य को लेकर किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य आधारित संगठन। इसके बाद फिर दूसरा आता है फिर प्रक्रिया आधारित संगठन। अब प्रक्रिया आधारित संगठन में क्या कहते हैं लूथर गुलिक, देखिए इसमें, तो आवश्यक योग्यताओं, प्रक्रियाओं या विशेष कार्य कौशल के आधार पर भी संगठन एवं कार्य विभाजित होते हैं। ठीक है, और अस्पतालों में नर्सिंग विभाग, सचिवालय, ठीक है, तो सचिवालय में टाइपिंग शाखा, इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल शाखाएं इत्यादि ये प्रक्रिया आधारित संगठन होते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है व्यक्तियों पर आधारित संगठन। तो लोगों के लिए कल्याणकारी सेवाएं पहुंचाना ही लोक प्रशासन का लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है, और जब किन्हीं विशेष चयनित लोगों या समुदायों को सेवा पहुंचाने, कल्याण करने या उनका विकास करने हेतु संगठन बनते हैं, तो वे व्यक्तियों पर आधारित संगठन कहलाते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है स्थान पर आधारित संगठन। तो लूथर गुलिक कहते हैं कि संगठनों का निर्माण क्षेत्र या स्थान के आधार पर भी किया जाता है। रेलवे के क्षेत्रीय मंडल, विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रभाग, इसके बाद फिर बैंकों की आंचलिक शाखाएं, इसके बाद दामोदर घाटी निगम, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये इसी आधार पर बनाए गए संगठन होते हैं। तो ये सब स्थान आधारित संगठन होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 4Ps के बारे में हमने आपको बताया। तो अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है 4Ps, तो आपको सिर्फ उनका नाम और हिंदी में अर्थ लिखना होगा। फिर इसके बाद में अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, तो ये वर्णन आपको करना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए पोस्ट कॉर्प। तो पोस्ट कॉर्प के बारे में लूथर गुलिक क्या कहते हैं, ये देखिए। तो लूथर गुलिक तथा पोस्ट कॉर्प एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, और प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया था। और ये जो पोस्ट कॉर्प होता है, ये अंग्रेजी के प्रथम 7 अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो देखिए यहाँ पर जिस पोस्ट कॉर्प की अपन बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या दिया है, पोस्ट कॉर्प। ठीक है, ये पोस्ट कॉर्प है इनका, ये पोस्ट कॉर्प सिद्धांत है इनका। अब जो पोस्ट कॉर्प होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुल फॉर्म इसका देखिए कि P फॉर यहाँ पर हो जाएगा प्लानिंग, और प्लानिंग का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, योजना बनाना। तो लूथर गुलिक कहते हैं कि किसी भी संगठन को या किसी भी संगठन की लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी कार्य शुरू करेंगे तब भी हमें योजना जरूर बनानी पड़ती है। बिना योजना के कोई भी लक्ष्य सफल नहीं हो सकता,
ये इनका कहना है लूथर गुलिक का। इसके बाद फिर दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ओ फॉर क्या हो जाएगा, तो ओ फॉर हो जाएगा यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठित करना। ठीक है, संगठित करना या संगठन बनाना। तो लूथर गुलिक का कहना था तो किसी भी संगठन की सफलता के लिए लोगों को इकट्ठा करके रखना जरूरी है, संगठन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग बिना संगठन के सफल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद में अगला बताया इन्होंने स्टाफिंग। तो स्टाफिंग एस फॉर हो जाता है स्टाफिंग, मतलब क्या हो जाएगा कि जो कार्मिक होते हैं तो कार्मिकों की भर्ती करना। ठीक है, ये इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो जो भी कंपनी है या जो भी उद्योग है उसको सफलता कैसे प्राप्त होगी, जब योग्य उम्मीदवारों को अर्थात जो योग्य कार्मिक होते हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनका चयन किया जाएगा और योग्य व्यक्ति को योग्य पद पर ही बैठाया जाए, योग्य व्यक्ति से ही कार्य करवाया जाए, तब वह संगठन सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है डी। तो डी फॉर हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टिंग, मतलब निर्देशित करना या निर्देश देना। तो लूथर गुलिक कहते हैं तो संगठन की सफलता के लिए जो उच्चाधिकारी होता है उसको अपने अधीनस्थ को समय समय पर निर्देश भी देते रहना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला जाता है सीओ। तो सीओ को फॉर का यहाँ पर मतलब हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है समन्वय। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं समन्वय। ठीक है, अब समन्वय का मतलब क्या हो जाता है, तो प्रयत्नों की समकालिकता, मतलब जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है, उच्चाधिकारी और अधीनस्थों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तालमेल नहीं होगा, अगर समन्वय नहीं होगा तो इसमें ठीक ढंग से कार्य नहीं हो पाएगा और संगठन को सफलता प्राप्त नहीं होगी। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है आर। तो आर फॉर यहाँ पर क्या हो जाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग को हिंदी में कहा जाता है प्रतिवेदन। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है जो प्रतिवेदन होते हैं तो प्रतिवेदन किधर से किधर जाते हैं, तो पद सोपान के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवेदन जो निम्न अधिकारी होता है या जो अधीनस्थ होते हैं तो अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट देता है या प्रतिवेदन देता है, और आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, मतलब जो उच्चाधिकारी होगा तो वह अपने अधीनस्थ को आदेश देता है। ठीक है, और जो अधीनस्थ होंगे तो अधीनस्थ अपना प्रतिवेदन उच्च अधिकारी को देते हैं। फिर इसके बाद में अगला जाता है लास्ट बी। तो बी फॉर हो जाता है यहाँ पर बजटिंग। तो बजटिंग मतलब यहाँ पर हो जाता है बजट बनाना या बजट तैयार करना। तो लूथर गुलिक का कहना था तो किसी भी संगठन की सफलता के लिए बजट बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ठीक है, इसका हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना वित्त के कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता, बिना वित्त के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। ये इनका कहना था लूथर गुलिक का। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 नंबर में अगर आपसे पूछता है कि पोस्ट कोर बुक लिखिए तो लूथर गुलिक का नाम लिखकर, इनके फुल फॉर्म लिखकर इनका हिंदी अर्थ आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद में अगर 5 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना होगा, इन सबको लिखकर इनका वर्णन भी करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लूथर गुलिक का पोस्ट कोर सिद्धांत था। अब इसके बाद में आगे देखिए, तो लूथर गुलिक का अगला सिद्धांत है मुख्यालय एवं क्षेत्रीय इकाइयों के बीच संबंध। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो मुख्यालय होता है, ठीक है, तो जो मुख्यालय होगा और जो क्षेत्रीय इकाइयाँ होगी तो इनके बीच में किसी न किसी प्रकार से संबंध अवश्य रहता है। तो इसके संबंध में भी या इसके बारे में भी लूथर गुलिक ने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए ये क्या कहते हैं, तो इनका कहना था कि आधुनिक युग में संगठन के बिना प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसके बाद फिर बड़े संगठनों या कार्यक्षेत्र से युक्त विभागों को कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर पर कार्यालय स्थापित करने पड़ते हैं और विकेंद्रीकरण की पर्याय यह क्षेत्रीय इकाइयां या कार्यालय कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें इन्होंने कुछ प्रकार बताए हैं या 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए इसमें। तो पहला इन्होंने बताया सभी अंगुलियां। अब सभी अंगुलियां मतलब ऑल फिंगर्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इनका यह कहना था कि इस प्रणाली में मुख्यालय का
क्षेत्रीय अभिकरणों से सीधा संबंध होता है तथा बीच में कोई भी भौगोलिक या प्रशासनिक इकाई नहीं होती। आ रहा समझ में? लूथर गुलिक ने बताया कि कुछ ऐसी इकाइयां होती है या कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिनका जो मुख्यालय होता है, तो मुख्यालय का क्षेत्रीय अभिकरणों से बिल्कुल सीधा संबंध होता है, बीच में कोई भी भौगोलिक इकाई या कोई भी प्रशासनिक इकाई नहीं होती। तो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण जैसे हमारे मध्य प्रदेश में व्यापम होता है, तो व्यापम का नाम परिवर्तित करके PEB कर दिया गया है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड उसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो जो PEB होता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, इसका सीधा संपर्क होता है उसके जो एजेंसियां होती है, अभिकरण होते हैं। तो इसका कोई भी प्रशासनिक कार्यालय नहीं है या कोई भी भौगोलिक या क्षेत्रीय कार्यालय इसका नहीं है, व्यापम का। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं ये कि पुलिस अधीक्षक का कार्यालय अगर समाप्त कर दिया जाए, तो जैसे अपन देखते हैं कि एक तो होता है DGP ऑफिस, तो ये हर राजधानी में स्थित होता है। तो जो महानिदेशक कार्यालय होता है, तो वहाँ पर अपन देखें तो एक प्रकार से मुख्यालय ही है, ये पुलिस मुख्यालय ही है। फिर उसके बाद में ये जो जिला के SP होते हैं, तो वहाँ पर एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है। तो फिर जो DGP होता है ये SP को कंट्रोल करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है, अब इसको यहाँ से समाप्त कर दिया जाए, तो फिर DGP डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। तो ऐसे स्थिति में ये क्या होगा? सभी अंगुलियां कहलाएंगे। तो ऐसा इन्होंने दो उदाहरण दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है दूसरा इनका सिद्धांत कि छोटी भुजाएं तथा लंबी अंगुलियां। तो इस प्रणाली में जो भौगोलिक उपविभाग या इकाइयां होती हैं, तो जो भौगोलिक उपविभाग या इकाई तो होती है, किंतु ये मुख्यालय में ही स्थित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण यह है कि हमारे भारत के जो विदेश मंत्रालय होता है, तो विदेश मंत्रालय में अफ्रीकी संभाग, यूरोपीय संभाग तथा पश्चिम एशिया संभाग इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। और ये संभाग विदेश मंत्रालय की नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में ही है, न कि विदेशों में है। तो जब मुख्यालय में ही कोई इकाई स्थित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? छोटी भुजाएं तथा लंबी उंगलियां। अब इसके बाद में फिर ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण देते हुए याद रखना है आपको। तो दूसरा उदाहरण है कि यदि पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी राजधानी में स्थापित हो जाए तो थानों को पुलिस मुख्यालय से सीधे ही नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि पुलिस अधीक्षक थानों से दूर तथा मुख्यालय के पास में है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें कि लंबी भुजाएं तथा छोटी अंगुलियां, लॉन्ग आर्म शॉर्ट फिंगर्स। तो इसमें भौगोलिक उपविभाग या क्षेत्रीय अभिकरण मुख्यालय से बाहर दूर क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने कहा है लूथर गुलिक ने लंबी भुजाएं तथा छोटी अंगुलियां। तो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है कि फ्रांस में प्रीफेक्ट और भारत में जिला कलेक्टर। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। इसके बाद फिर इसका दूसरा उदाहरण होता है कि भारत में पुलिस मुख्यालय राजधानियों में स्थित है तथा जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है एवं गांव में पुलिस थाने स्थित हैं। तो ये इसके उदाहरण है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर लूथर गुलिक के अनुसार भुजा का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो भुजा का अर्थ यहाँ पर क्षेत्रीय था या भौगोलिक कार्यालय था, और जो अंगुलियां हैं तो अंगुलियों का अर्थ यहाँ पर संचार सूत्रों से है जो निम्न क्षेत्रीय इकाइयों तक जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आता है इसमें प्रशासनिक उन्नयन, मतलब जो प्रशासन होता है तो उसको हम विकसित कैसे करें, उसका विकास धीरे धीरे कैसे करें, जिसको इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। तो लूथर गुलिक ने प्रशासन की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दिए थे। जो सुझाव इस प्रकार हैं, तो इसमें देखिए कौन कौन से सुझाव इन्होंने दिया है। तो पहला था कि प्रत्येक संगठनात्मक इकाई को एक ही अधिकारी के अधीन रखा जाना चाहिए और यह अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी क्षमता तथा तकनीकी ज्ञान को सिद्ध कर चुका हो। फिर इसके बाद में अगला आता है सत्ता तथा उत्तरदायित्व का परस्पर संबंध होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला सुझाव इन्होंने दिया कि संगठन में सभी संबंधित गतिविधियों को एक इकाई के रूप में प्रशासित या नियंत्रित करना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर समन्वय हो सके।
फिर इसके बाद में अगला सुझाव इन्होंने दिया कि जितने भी अभिकरण हैं तो सभी अभिकरण या सभी इकाइयों को कुछ भागों में एकीकृत कर दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये इन्होंने प्रशासनिक उन्नयन के बारे में बताया है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि संगठन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास विभाग अध्यक्षों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति होनी चाहिए। फिर इसके बाद में अगला बताया इन्होंने कि जो मुख्य कार्यपालक होता है तो मुख्य कार्यपालक के पास अनुसंधान या शोध करने में सक्षम स्टाफ होना चाहिए जो कि विभागीय कार्यों तथा उनकी विधियों में उन्नयन हेतु सुझाव दे सके। फिर इसके बाद में अगला आता है नियमित मूल्यांकन हेतु प्रत्येक विभाग अध्यक्ष के पास स्वयं का स्टाफ होना चाहिए। इस प्रकार के कार्य को करने का उत्तरदायित्व किसी विशिष्ट कार्मिक को ही दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला सुझाव ये देते हैं कि संगठन में निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या कम रखनी चाहिए। फिर इसके बाद में अगला सुझाव इन्होंने दिया कि प्रशासनिक कार्यों हेतु बोर्ड या आयोगों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें केवल अर्धविधायी तथा अर्ध न्यायिक कार्यों तक ही सीमित रखना चाहिए। तो ये इन्होंने सुझाव दिया है फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें युद्ध एवं लोक प्रशासन। तो युद्ध एवं लोक प्रशासन के बारे में लूथर गुलिक के विचार क्या हैं, तो देखिए। तो लूथर गुलिक को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य प्रशासन के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ था। इसके बाद फिर द्वितीय युद्ध के आते आते या द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते उनका रुझान प्रशासनिक सिद्धांतों की ओर हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अवलोकन, साक्षात्कार तथा युद्ध से संबंधित समस्त सूचनाओं एवं रणनीतियों का विश्लेषण अपने पुस्तक में किया था। और इस पुस्तक का नाम क्या था, तो इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर गुलिक का यह निष्कर्ष था कि युद्ध काल का लोक प्रशासन शांति काल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है, क्योंकि युद्ध के दौरान घटनाएं तेजी से घटती हैं और ऐसे में आपको नित्य नए निर्णय लेने पड़ते हैं तथा कई नई नई रणनीतियां भी बनानी पड़ती है। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे माहौल में कई गलतियां होती हैं और युद्ध काल वह समय होता है जो उससे संबंधित किसी भी संस्था या व्यक्ति को नए प्रयोग करने का भरपूर अवसर भी देता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि समय एवं लोक प्रशासन, टाइम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लूथर गुलिक ने टाइम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, में समय को आज का अमूल्य संसाधन बताते हुए इसके 5 पक्षों को वर्णित इन्होंने किया था। तो ये 5 पक्ष कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए इन्होंने कहा कि समय एक निवेश या इनपुट के रूप में होता है। इसके बाद फिर दूसरा इन्होंने बताया कि समय एक निर्गत या आउटपुट के रूप में भी होता है। तीसरा इन्होंने बताया कि समय घटनाओं के प्रवाह के रूप में भी होता है। फिर इसके बाद बताया इन्होंने चौथा कि समय 2 या अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं या प्रक्रियाओं के मध्य अंतराल के रूप में भी होता है। फिर इसके बाद में इन्होंने बताया कि समय एक प्रबंध नीति के रूप में भी होता है। तो ये 5 पक्ष इन्होंने बताए थे फ्रेंड, जो आपको याद रखना है समय को। तो एग्जाम में 3 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समय एवं लोक प्रशासन को इन्होंने कितने पक्ष में बांटा है, तो आपको याद रखना होगा 5 पक्ष में और इनके नाम आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे लूथर गुलिक के लोक प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना। तो देखिए इसमें किन किन विद्वानों के द्वारा आलोचना की जाती है। तो इसमें आता है हार्वर्ड साइमन का नाम, मार्च का, एल.डी. वाइट और अल्फ्रेड डायमंड आदि विद्वानों ने लूथर गुलिक के सिद्धांतों की आलोचना की है। तो किन किन आधारों पर इन्होंने आलोचना की है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि जो पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण है या पोस्टकॉर्ब सिद्धांत है, तो इसमें प्रक्रियाएं लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति की व्याख्या करती है और ये लोक प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। ये इन विद्वानों ने कहकर इसकी आलोचना की है। फिर इसके बाद में दूसरा बिंदु यह है कि पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण में कहीं भी
जन कल्याण, जनहित, सार्वजनिक उद्देश्यों तथा राज्य के दायित्वों की व्याख्या नहीं की गई है, जबकि लोक कल्याणकारी के संदर्भ में ये लोक प्रशासन के विशिष्ट कार्य क्षेत्र हैं और इनको लूथर गुलिक ने वर्णन नहीं किया या लूथर गुलिक ने इनको वर्णित नहीं किया। इस आधार पर आलोचना होती है। आलोचना का अगला बिंदु आता है कि मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार लोक प्रशासन मशीन की भांति निर्जीव तथा संवेदनाहीन तंत्र नहीं है जो केवल पोस्टकॉर्प के दायरे में बाधा रहे, बल्कि लोक प्रशासन तो मानवीय संवेदनाओं तथा सरोकारों से युक्त एक जीवंत संगठन होता है। ठीक है, अतः लोक प्रशासन में मानवीय संगठनों का भी स्थान होना चाहिए, जो कि लूथर गुलिक ने इसका वर्णन नहीं किया। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि विभागीकरण मतलब 4 पीस सिद्धांत की यह कहकर आलोचना की जाती है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि किस स्थान पर कौन सा स्थान लागू होगा, इसका कोई वर्णन इन्होंने नहीं किया। इसके बाद फिर अगला आता है कि लूथर गुलिक ने प्रशासनिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की चर्चा की है जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इनकी आलोचना समाप्त हो जाती है। तो आपसे 5 नंबर में इनकी आलोचना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में तमाम विरोधों के बावजूद या तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी कुछ इनके सकारात्मक पक्ष हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। तो इसी आधार पर इनका निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है। तो याद रहे कि निष्कर्ष आपको 11 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं में आपको लिखना होगा। बाकी 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनका उत्तर लिखते समय आपको निष्कर्ष नहीं लिखना है। अब देखिए इसमें तो निष्कर्ष इसका कि समस्त प्रकार की आलोचनाओं के बावजूद या तमाम आलोचनाओं के बावजूद यह सत्य है कि लोक प्रशासन या प्रबंध के क्षेत्र में लूथर गुलिक तथा अन्य शास्त्रीय विचारधारकों या अन्य विचारकों ने सिद्धांत नींव का कार्य किया था। प्रत्येक आलोचक तथा नए सिद्धांत सदैव इसी नींव पर खड़े होते हैं और अंततः यह कहा जाता है कि लूथर गुलिक के द्वारा दिए गए जितने भी सिद्धांत हैं ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अधिक उपयोगी हैं तथा वर्तमान में प्रासंगिक हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और जिस निष्कर्ष की अपन बात करते हैं तो निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 1/3 निष्कर्ष होना चाहिए। मतलब जितने शब्दों में आपने उत्तर पूर्ण किया है उसका 1/3 या 1/3 आपका निष्कर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और 11 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।